नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार एक बार फिर से आपका एग्जाम कार्ड में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इन दिनों जीडी के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं या उनकी व्याख्याएं आपको करके बता रहे हैं। तो आज हम जो 2 फरवरी 2023 को जो पेपर हुआ था, सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था, आज हम उसको सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस पाउडर का जो रासायनिक नाम है उसे आप देखिए, कैल्शियम सल्फेट हेमेहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमेहाइड्रेट, इसका फार्मूला है CaSO4 1/2H2O। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला है कैल्शियम सल्फेट हेमेहाइड्रेट का। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में कहा जाता है कि ये एक रासायनिक पदार्थ है और इसके बारे में माना जाता है कि ये डॉक्टर्स के काम आता है, ये हड्डियों को जोड़ने के लिए काम आता है। किसके काम आता है? हड्डियों को जोड़ने के लिए। हड्डियों को जोड़ने के लिए और मूर्तियों को बनाने के लिए। किसके लिए? मूर्तियों को बनाने के लिए। साथ ही साथ दीवारों पर भी हम पीओपी का काम कराते हैं, छत पर पीओपी का काम कराते हैं। डेकोरेटिव हम लोग काफ़ी पैनल्स वगैरह हैं वो भी इसी से बनवाते हैं। तो इस प्रकार से देखें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस पाउडर यानी कि जो रासायनिक ये जो एक तत्व है, ये बहुत ही जनता के लिए, पब्लिक के लिए काफ़ी यूजफुल माना जाता है। लेकिन इसकी जो मौजूदगी पानी के अंदर, जैसे कि हम लोग गणपति विसर्जन करते हैं या फिर हम दुर्गा पूजा पे जो देवी दुर्गा हैं उनकी मूर्ति को पानी में डालते हैं, उससे ये पानी प्रदूषित होने का खतरा बना रहता है, जिससे जो एक्वेटिक जीव जंतु हैं यानी जलीय जीव जंतु हैं उनकी जान पर बनाती है, उनकी जान सांसत में आ जाती है। तो कैल्शियम सल्फेट हेमेटाइट प्लास्टर ऑफ पेरिस पाउडर का एक उदाहरण है, रासायनिक नाम है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय आय की गणना में वर्ष यानी वर्षों की समयावधि को ध्यान में रखा जाता है। तो किसको ध्यान में रखा जाता है? 1 वर्ष। कितने की? 1 वर्ष, यानी राष्ट्रीय आय की गणना। तो राष्ट्रीय आय की गणना में हम 1 वर्ष का ही डेटा इकट्ठा करते हैं और ये जो एक तरीके से डेटा है वो आप मान के चलिए कि जो सांख्यिकी विभाग है, जो भारतीय केंद्रीय सांख्यिकी विभाग है, वो इस प्रकार के डेटास को जारी करते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी विभाग, मैं फिर से कह रहा हूं, केंद्रीय सांख्यिकी विभाग है ना। तो ये केंद्रीय सांख्यिकी विभाग है, वो इसके डेटा जारी करता है और 1 वर्ष के यानी कि 1 वर्ष की जो भी गणना है, यानी कि जो एक तरीके से आय की गणना है, समस्त निवासियों की जो गणना है, और उसी गणना के आधार पर हम राष्ट्रीय आय जो होती है, राष्ट्रीय आय जो होती है, उसको गणना हम करते हैं और 1 ही वर्ष का उसमें हम डेटा प्रयोग करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भव्य बिश्नोई जो नवंबर 2022 में आदमपुर हरियाणा से विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे, राजनीतिक दल से यानी किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं? तो वो राजनीतिक दल से संबंधित हैं भारतीय जनता पार्टी। तो वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं कौन? भव्य बिश्नोई। भव्य बिश्नोई बीजेपी के नेता हैं ये, और इन्होंने हरियाणा विधानसभा में विधानसभा के सदस्य के रूप में इनको चुना गया है। किसको चुना गया है? भव्य बिश्नोई को। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने, जो ओलंपियन है नीरज चोपड़ा ने 2020 में ओलंपिक खेलों में डैश की दूरी तक भाला फेंका था, पदक हासिल किया। तो भाई वो जो है दूरी है उसकी वो कितनी है? 87.58 मीटर। 87.58 मीटर उन्होंने भाला फेंका था, जिससे उन्हें ओलंपिक में स्वर्ण पदक मिला था। क्या मिला था? स्वर्ण पदक मिला था। स्वर्ण पदक मिला था भाई। तो ये उनको 87.58 पर स्वर्ण पदक मिला था। भारत सरकार 7 अगस्त के दिन है ना, भाला दिवस के रूप में मनाने की सोच रही है। यानी कि उन्होंने घोषणा की है कि हम इस दिन भाला फेंक दिवस मनाएंगे। क्या मनाएंगे? भाला फेंक दिवस।
तो भाला फेंक जो दिवस है वो 7 अगस्त को मनाना प्रस्तावित किया है भारत सरकार ने। और ये माना जाता है कि अभिनव बिंद्रा के बाद, अभिनव बिंद्रा के बाद ये देश के पहले ऐसे खिलाड़ी हैं, एथलीट हैं, जो ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीत करके लाए हैं। तो इस प्रकार से ये जो ओलंपियन जो नीरज चोपड़ा हैं, उन्होंने 87.5 मीटर तक भाला फेंका था और विश्व रिकॉर्ड बनाया था, स्वर्ण प्राप्त किया था इससे। क्वेश्चन नंबर 5, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 को डैश को राज्यसभा में पेश किया गया था। तो यह कब किया गया था? 4 फरवरी 2021 में। यानी कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 को कहां पेश किया गया था? राज्यसभा में। कब किया गया था? 4 फरवरी 2021 में। अगर हम लोग बात करें 2019 की, तो 2019 में हमने क्या किया था कि 2019 में हमने जम्मू और कश्मीर, किसको? जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया, केंद्र शासित राज्य बनाया। ठीक है, इसके साथ ही लद्दाख को भी, लद्दाख को पृथक कर यूटी बनाया, यानी कि यूनियन टेरिटरी, यानी कि केंद्र शासित, हमने एक तरीके से उसको राज्य बना दिया था। अब बारी आती है कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक के बाद में जो उपराज्यपाल बने जे के उपराज्यपाल, तो वो हैं मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। ठीक है, तो मनोज सिन्हा जी जो हैं वो जे के उपराज्यपाल हैं। तो आप इस तरीके से आप देखिए कि 2019 की अगर बात करें तो जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित राज्य बनाया गया था और लद्दाख को भी इससे पृथक करके यूटी बना दिया गया था। और उपराज्यपाल की अगर हम बात करें तो मनोज सिन्हा जी जो हैं वो यहाँ के उपराज्यपाल हैं। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, जून 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भाई किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नितिन गुप्ता जी को किया गया है। किसको किया गया है? नितिन गुप्ता को। ये देखिए नितिन गुप्ता जी हैं, ये सीबीडीटी के नए अध्यक्ष बने। मैं आपको बता दूं कि सीबीडीटी का जो कार्यकाल होता है, अध्यक्ष का जो कार्यकाल, ये कुछ अनिश्चित सा होता है ना। इसका कोई निश्चित नहीं है कि 5 वर्ष के 60 वर्ष की आयु पूरी करने तक, इतने साल तक, ऐसा कुछ नहीं है। तो सीबीडीटी यानी प्रत्यक्ष कर बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उनको, वो नितिन गुप्ता जी को नियुक्त किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से किसे 2012 में केरल राज्य कथकली पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो केरल राज्य कथकली जो पुरस्कार है, सम्मान है, वो कलामंडलम वसु पिशारोडी को दिया गया था। तो कलामंडलम वसु पिशारोडी हैं, उनको ये पुरस्कार, ये जो एक तरीके से सम्मान है किसका? राज्य कथकली पुरस्कार, ये इनको प्रदान किया गया था। राज्य कथकली के बारे में कहा जाता है क्लासिक डांस है और 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। इसमें आंखों की जो भाव भंगिमाएं हैं, हाथों की भाव भंगिमाएं हैं, चेहरे और पर बहुत ही भारी भरकम मेकअप और भारी भरकम एक तरीके से इनका कॉस्ट्यूम यानी लिबास जो होता है, उसको लेकर के प्राचीन देवी देवताओं के आधार पर, उनके जो चरित्र हैं उनके आधार पर ये अभिनय करते हैं। और ये बहुत ही एक तरीके से माना जाए कि बहुत कठिन एक नृत्य है, जिसे 8 भारतीय शास्त्रीय जो नृत्य हैं उनमें शामिल किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, अशोक ने अपने शिलालेख में उल्लेख किया कि उसने राजा बनने के डैश बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। तो यहां पर अगर बात करें तो किसने? अशोक, शिलालेख की बात हो रही है। राजा बनने के बाद किस पे? कलिंग पर क्या किया था? विजय प्राप्त किया था। तो ये देखिए कि 8 वर्ष बाद, कहां पर? 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद। अब 8 वर्ष बाद की ये बात कहां लिखी है? तो आप देखिए खारवेल के
हाथी गुम्फा, हाथी गुम्फा अभिलेख, अभिलेख में इसका वर्णन है, किसमें? खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में वर्णन है कि 8वें वर्ष यानी कि राजा बनने के 8वें वर्ष पर उन्होंने कलिंग विजय प्राप्त की थी, यानी कलिंग को जीत लिया था। तो यहां पर हम लोग देखें कि उन्होंने कलिंग को जीतने का काम एक तरीके से जो सफलता थी वो हासिल कर ली थी। उसी प्रकार से हम लोग अपना अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी? निम्नलिखित में से कौन सी भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी? तो भाई वो अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, वो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। कौन सी थी? 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। इस योजना के बारे में कहा जाता है कि ये योजना का जो लक्ष्य था, यानी कि जो विकास लक्ष्य था, इस योजना का जो विकास लक्ष्य था वो 8.2% था। कितना था बेटा? 8.2% था। अब ये योजना किन लोगों के लिए थी? तो देख लीजिए, अल्पसंख्यकों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, ये अल्पसंख्यकों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए था। इसमें उनका एक तरीके से पुनर्वास था, उसमें उनकी शिक्षा थी, स्वास्थ्य था, रोजगार था, उनका एक सही वातावरण में लालन पालन था, और जो देश का जो एक तरीके से जो संसाधन है उनमें उनकी भागीदारी को भी सुनिश्चित करने की बात इस 12वीं जो पंचवर्षीय योजना है इसके माध्यम से कही गई थी। अगला हमारा जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 10, एक ऐसी फसल है, कौन सी है? जो भी है, तो एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग भोजन और चारे दोनों के रूप में किया जाता है। ये एक खरीफ फसल है जिसे 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान की आवश्यकता होती है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी में अच्छी तरह बढ़ती है। तो वो है मक्का। क्या है वो? मक्का। यानी कि जो मक्का की खेती है उसके लिए हम सब जानते हैं कि 21 डिग्री सेल्सियस जो होता है तापमान, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस कितना होना चाहिए? तापमान होना चाहिए। भाई क्या होना चाहिए? तापमान होना चाहिए। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी होनी चाहिए। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी हो गई है, तापमान भी हो गया ये। तो ऐसे में ये माना जाता है कि ये अनाज भी है और गाय भैंसों का चारा भी इसको हम लोग मानते हैं, यानी कि गाय भैंसों के चारे के काम भी आता है। तो ये जो मक्का है इसके बारे में माना जाता है कि दोनों तरीके से इनका प्रयोग हम लोग एक तरीके से कर सकते हैं। विश्व में मक्का उत्पादन में अमेरिका का प्रथम स्थान है, यूएसए का प्रथम स्थान है। तो आप ये देखिए कि विश्व में मक्का के उत्पादन में यूएसए का प्रथम स्थान माना जाता है। भारत में आंध्र प्रदेश, भारत में कौन? आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान रखता है। भारत में आंध्र प्रदेश का स्थान कौन सा है? मक्का उत्पादन में प्रथम स्थान है। यानी कि प्रथम स्थान पर ये आता है, किसके अंतर्गत आता है? मक्का उत्पादन के मामले में। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वह पर्यावरणीय घटक नहीं है? पर्यावरणीय घटक नहीं है जो वातावरण पोषकों के मुक्त होने की दर तय करते हैं। तो भैया वातावरण की दर तय करते हैं, आर्द्रता भी करते हैं, ताप भी करते हैं, मिट्टी भी करते हैं। कौन नहीं करते हैं? जनसंख्या। क्योंकि जनसंख्या पर्यावरणीय घटक नहीं है। जनसंख्या पर्यावरणीय घटक नहीं है, यानी पर्यावरण से संबंधित नहीं है। तो लिहाजा जो नहीं है वो जनसंख्या है, यानी जनसंख्या को हम इस तरीके से इस स्तर में मापते हैं। उसी तरीके से हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12, 2021 की नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है? तो गरीबी रेखा से जीवन यापन नीचे करने वाले लोग हैं 32 यानी कि 32.75%, यानी कि 32.75% जो लोग हैं वो हमारे यहाँ पर गरीबी रेखा से नीचे हैं, यानी कि बीपीएल हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत
आते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं 32.75% है, ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, बहुत बड़ा है, क्योंकि हमारे देश की करोड़ों की आबादी है और इस करोड़ों की आबादी में अगर हम 32.75 की अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा आंकड़ा ये हमारे सामने आकर के खड़ा हो जाता है। और ये जो अमूमन जो गरीबी के आंकड़े हैं, हम देखते हैं कि NSSO जो है वही जो इसके डेटाज हैं, जो नेशनल सैंपल जो सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, वही इसको एक तरीके से जारी करता है। खासकर अगर हम लोग देखें तो सबसे सफल एक तरीके से देखें तो तेंदुलकर समिति जो थी, उसने काफी हद तक एक कुछ सटीक जानकारियां देने की कोशिश की थी। किसने दी थी? तेंदुलकर समिति ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के बारे में उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो भारत में गरीब लोग हैं वो एक अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए भी वो काफी परेशान रहते हैं और अपने संसाधनों को जुटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर उन्हें लगाना पड़ता है। अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्या है 13। 1919 में गांधी जी ने डैश के विरोध में सत्याग्रह का आह्वान किया था। तो किसके आह्वान किया था? रॉलेट एक्ट, ना कि जलियांवाला हत्याकांड के खिलाफ। कई टीचर्स मैंने देखा है कि वो पोडियम पे आके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि भाई 1919 की बात हो रही है तो 13 अप्रैल 1919, तो वो शायद ऐसा हो सकता है। तो वो मैं चीज़ जलियांवाला हत्याकांड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर रॉलेट एक्ट की बात कर रहा हूँ। रॉलेट एक्ट को उन्होंने काला कानून कहा था। क्या कहा था बेटा? काला कानून। क्या कहा था? काला कानून। काला कानून था ये। अब इसके बारे में कहा जाता है कि ये कानून जो था बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील वाला कानून था। तो आप ये देखिए कि एक ऐसा कानून जिसमें ना आप अपील कर सकते हैं, ना वकील रख सकते हैं, ना कोई दलील दे सकते हैं, तो ऐसे में इंसान करे तो करे क्या? तो डेफिनेटली क्या करेगा इंसान? सत्याग्रह का आह्वान ही तो करेगा। तो सत्याग्रह का जो आह्वान था गांधी जी ने 1919 में रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट किया था। अब हमारा अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय, नेताजी सुभाष यानी कि जो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान निम्नलिखित किस शहर में है? तो भाई पटियाला। पटियाला कहां पड़ता है जी? पंजाब में। कहां पड़ता है ये? पंजाब। तो पंजाब में पड़ता है पटियाला, और ये वहीं पर स्थित है हमारा जो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान। वहीं अगर हम दूसरी बात करें कि नेताजी सुभाष, नेताजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है? तो समझ जाइए कलकत्ता में है। कोलकाता, कोलकाता यानी कि वो कहां पर है? कोलकाता में है। तो अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात करते हैं तो कोलकाता है, और अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान की बात करते हैं तो पटियाला पंजाब में स्थित है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, मूल अधिकारों की अवधारणा, यानी कि मूल अधिकारों की जो अवधारणा है, मूल अधिकारों की जो अवधारणा है वो किस देश के संविधान से ली गई है? तो भैया यहां देखते हैं कि मूल अधिकारों की अवधारणा ये कहां से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA से ली गई है। क्या ली गई है? मूल अधिकारों की जो अवधारणा है। इसके बारे में कहा जाता है कि मूल यानी कि मूल अधिकार हैं वो राज्य की विचारधारा से पृथक होते हैं, यानी कि जो मूल अधिकार हैं राज्य से उलट या विपरीत होते हैं। यानी कि आप कैसे भी करके, आप कोई भी सरकार हो, कोई भी सिस्टम हो, वो हमारे मूल अधिकारों का हनन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ठीक है? तो
जो मूल अधिकार हैं उनका हनन इमरजेंसी में भी नहीं कर सकते भाई, क्योंकि जब इस तरीके की जो हमें जो एक तरीके से अधिकार मिले, जो सुविधाएं मिली हुई हैं, वो क्यों मिली हुई हैं? ताकि हमें हमारा जो नागरिक होने का जो एक दायित्व जो हमें मिला हुआ है, या हम जो इस देश के ऑनरेबल नागरिक हैं, बाकायदा बाइज्जत शहरी हैं हम, तो हमारे इस व्यवस्था को कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से उसका किसी भी कारण से हनन नहीं कर सकता है। तो ये कहाँ से लिए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं। अगला देखिए, एक और ये देखिए प्रश्न आ गया हमारे सामने, प्रश्न नंबर 16 देखिए। रक्षाबंधन भाई बहन के बीच, रक्षाबंधन भाई और बहन के बीच रिश्ते की भावनात्मकता को व्यक्त करने वाला त्योहार है। 2022 में ये किस महीने में आया था? तो भैया 2022 में कब आया था? ये अगस्त के महीने में आया था। इसके बारे में बताया जाता है कि ये जो श्रावण मास की जो पूर्णिमा होती है, किसकी? श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। अब वो किसी भी दिन, किसी भी महीने, कभी भी आ सकता है। तो जिस दिन आएगा वो उसी दिन हमको ये मनाना पड़ेगा, ये त्यौहार जो है वो सेलिब्रेट करना पड़ेगा। और आजकल तो हम लोग देख रहे हैं हर त्यौहार 2-2 बार आते हैं, यानी पता नहीं कौन सा ये शक संवत का, विक्रमी संवत का कैलेंडर देखते हैं कि वो पूरी तरीके से हर त्यौहार को 2 बार लेकर के आ जाते हैं। तो रक्षाबंधन जो भाई बहन का जो त्यौहार है वो अगस्त के महीने में 2022 में मनाया गया था। इस रक्षाबंधन को लेकर के एक छोटी सी कहानी और है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि चित्तौड़गढ़ की महारानी कर्मावती थी, उन्होंने हुमायूं को चिट्ठी लिखी थी कि भैया जो बहादुर शाह है वो गुजरात से चला आ रहा है, हमारे ऊपर हमला कर रहा है, हमारी रक्षा करो। तो कई टीचर्स आके बताते हैं पोडियम पे खड़े होके, हाँ उन्होंने उनकी रक्षा की थी, और उनकी एक चिट्ठी को पाते ही वो फौरन चित्तौड़गढ़ के लिए निकल गए थे, और उन्होंने जो वहाँ के बहादुर शाह थे उनको मार भगाया और पूरी तरीके से खदेड़ दिया। तो ये जो कहानी सुनाई जाती है वो बिल्कुल फेक है, फर्जी है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हुमायूं चिट्ठी रख करके चुपचाप से दबा के बैठ गया था, और बहादुर शाह खुद उससे जब मिला तो उसने खुद भी कहा था कि भाई हम दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में तब्दील करने के लिए निकले हैं। अगर तुम इस तरीके से खतो खतूत का जवाब दोगे और काफिरों की मदद करोगे तो हम दारुल हर्ब को जो एक तरीके से दारुल इस्लाम में कैसे हम इसको तब्दील कर पाएंगे। तो लिहाजा जो हुमायूं थे वो पूरी तरीके से बहादुर शाह की बातों में आ गए और उन्होंने कोई मदद नहीं की। लिहाजा जो रानी कर्मावती थी उनको हजारों महिलाओं के साथ में जौहर करना पड़ा था, है ना। तो इस तरीके से आप देखिए कि जो रक्षाबंधन का जो त्योहार है वो भाई बहन के प्रेम का अटूट ये एक तरीके से बंधन माना जाता है। आगे देखिए, खुदरा विक्रेताओं के लिए गोदाम में स्टॉक रखते हैं, ताकि कौन रखते हैं? थोक विक्रेता, ताकि खुदरा विक्रेताओं को जब भी उनकी आवश्यकता हो उन्हें सामान उपलब्ध कराया जा सके। तो कौन करा सकते हैं? थोक विक्रेता। देखिए थोक विक्रेता जो होते हैं होलसेलर होते हैं, और ये इनके पास बड़े बड़े गोडाउन्स होते हैं। और ये गोडाउन को क्यों रखते हैं कि भाई जब भी जो फुटकर लोग हैं यानी कि जो रिटेलर्स हैं, जब उनके पास माल खत्म हो जाए, जब वो डिमांड करें तो ये सप्लाई वो वहाँ तक पहुँचा सकें। यानी कि जो हमारे जो थोक विक्रेता होते हैं वो एक तरीके से मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच की एक धुरी का काम करते हैं। यानी कि वो एक तरीके से सप्लायर हैं एक तरीके से, और वो जो उत्पादक है यानी कि जो उत्पादन कर रहा है और जो सामान को बेच रहा है उसके बीच में एक मीडिएटर की भूमिका निभाते हैं। तो खुदरा विक्रेता के लिए गोदाम में स्टॉक ये लोग रखते हैं ताकि खुदरा विक्रेताओं को जब भी उनकी आवश्यकता हो उन्हें सामान उपलब्ध कराया जा सके। अगला है प्रश्न नंबर 18, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति, यानी कि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो देखिए किसके द्वारा की जाती है भैया? वो है राज्यपाल महोदय। तो राज्यपाल के द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है? राज्य अधिवक्ता की, यानी कि जो राज्य महाधिवक्ता होता है उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अब ये इसके बारे में अगर हम बात बताएं तो ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहता है, प्रसाद पर्यंत रहता है, यानी कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहता है। यानी कि पता नहीं जब राज्यपाल चाहेंगे इसको हटा देंगे। तो राज्य का जो महाधिवक्ता होता है उसकी जो एक तरीके से नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और ये हाई कोर्ट के अंदर जो एक तरीके से देखा जाए तो वो सरकार का प्रतिनिधित्व करता है और सरकार का ये सलाहकार के तौर पे भी कार्य करता है। तो यहाँ पर जो आपका जो ऑप्शन है 18 का क्वेश्चन का जो सेकंड है वो राज्यपाल ही है। अगला देखिए,
क्वेश्चन नंबर 19, गंगा नदी निम्नलिखित में से किस जल निकाय में जा मिलती है? यानी कि गंगा नदी के बारे में बोला है कि जब वो अपने यहां से गौमुख से निकलती है तो बहती हुई वो किससे जाकर मिल जाती है? तो यहां पर हम लोग देखेंगे बंगाल की खाड़ी से। किससे मिलती है? बंगाल की खाड़ी से, क्योंकि प्रशांत महासागर से नहीं मिलती, अरब सागर बिल्कुल विपरीत दिशा में, दक्षिणी चीन सागर से भी नहीं मिलती, ये काफी उत्तर और बहुत ही आउट है, प्रशांत महासागर की तरफ है। तो किससे मिलती है? बंगाल की खाड़ी से मिलती है। और गंगा की जो सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी यमुना है। कौन है? यमुना है। और गंगा जो है वो अलग अलग जगहों से अलग अलग तरीके से, इसको हम एक जगह से दूसरी जगह हम लोग देखते हैं नामों का, कहीं पर इसका नाम पद्मा है तो कहीं पर इसका नाम मेघना है, कहीं पर इसका नाम भागीरथी है तो कहीं पर इसका अलकनंदा है। ऐसे करके न जाने कितने नामों को समाहित करते हुए ये गौमुख से निकलती हुई सीधे कहाँ जाती है? ये सीधे पहुंचती है बंगाल की खाड़ी के अंदर। अब हम लोग प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 20 देखिए आगे आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है? यानी कि हरियाणा से संबंधित नहीं है। इसका साफ सा मतलब है कि ये तीनों हरियाणा से संबंधित हैं। फाग भी कहाँ गाया जाता है? फाग कब गाया जाता है? हम सब जानते हैं, होली पर गाया जाता है। कब गाया जाता है? होली पर। क्या गाया जाता है? फाग। उसी तरह गुग्गा और खोरिया, ये भी एक तरीके से जो लोक नृत्य जो है, एक तरीके से ये भी हरियाणा के ही लोक नृत्य हैं। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर ये जो रऊफ है, रऊफ के बारे में आप देखिए। रऊफ ये आदिवासी, ये जनजाति है। जनजाति कहाँ की है भैया? जनजाति है जम्मू कश्मीर की। कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की। यानी जम्मू कश्मीर की रऊफ जनजाति के पुरुष, कौन? जो रऊफ जनजाति के पुरुष इस नृत्य को करते हैं, इस नृत्य को करते हैं। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से ये मैंने आपको बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की हुई है कि किस प्रकार से निम्नलिखित में से कौन लोक नृत्य शैली है जो हरियाणा में नहीं है। और रऊफ तो मैंने आपको बता दिया कि ये जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाता है। तो अब मैं आपको एक किताब से इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। ये हमारी जो किताब है, बेस्ट बुक फॉर एसएससी कांस्टेबल जीडी, इसके बारे में बताया जाता है कि ये किताब अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये किताब कांस्टेबल यानी जीडी के लिए है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं कि इस किताब के अंदर 20 मॉक पेपर्स हैं, 12 सॉल्व पेपर्स हैं और 2013 से लेकर 23 तक का कंटेंट इसके अंदर शामिल है। और जो भी आप हमारे यूट्यूब के ऊपर और हमारे जो ई पोर्टल पर आप किसी भी तरीके से आप जो हमारी जो एक तरीके से हमारे जो पेपर का जो एनालिसिस है, पेपर की जो व्याख्या है, उनको देख रहे हैं, तो अगर नहीं देख पा रहे हैं तो, और अगर आपको देखने के बावजूद भी अगर समझ नहीं आ पा रहा है, तो इनकी व्याख्या हम इस किताब के अंदर प्रॉपर तरीके से दे रहे हैं। हर क्वेश्चन को हमने एक QR कोड दिया है। QR कोड को जैसे ही आप स्कैन करेंगे तो वो व्याख्या आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। और अगर फिर भी आप कुछ चाहते हैं तो ये किताब जो है, आपको ये किताब बड़े पैमाने पर ये मार्केट में आने वाली है, उपलब्ध होने वाली है। 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपके मार्केट में आपके पास ये उपलब्ध होगी। और अगर फिर भी आप हमारी पोर्टल से इसको खरीदना चाहते हैं, टू बाय दिस बुक यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.examcard.in। यहां से आप इसे खरीद सकते हैं। तो आई होप कि ये किताब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।